पहली सुर्खी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हवाले से है। बैंक ने आखिरकार रेपो रेट बढ़ा ही दिया। 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट अब 4.40% हो गया है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया। बैंक का मकसद है कि बढ़ती महंगाई को काबू में किया जाए किसी तरह। बावजूद इसके इस कदम से आपकी ईएमआई की रकम बढ़ सकती है। कैसे, एक एक करके समझते हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आपके बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। चूंकि अब रेपो रेट बढ़ गई है तो बैंकों को ज्यादा ब्याज चुकाना होगा और इसीलिए वो आपको दिए कर्ज पर भी ज्यादा पैसा वसूलेंगे। इसीलिए कर्ज की किस्त माने ईएमआई अब आपको पहले की तुलना में महंगी पड़ सकती है। एक फायदा भी हो सकता है आरबीआई के इस कदम से, अगर ईएमआई बढ़ेगी तो बैंकों में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। इसका मतलब एक हाथ से ले एक हाथ से दे। पिछली बार आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था अगस्त 2018 में। इसीलिए यह सवाल बनता है कि 4 साल बाद बैंक ने रेपो रेट को क्यों बढ़ाया। दरअसल बैंक चाहता है कि महंगाई रहे 4% के आसपास, ऊपर नीचे हो जाए तो 2% से कम न हो और 6% से ऊपर न जाए। बावजूद इसके बीते महीनों में महंगाई लगातार 6% के पार रही। अब महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण हैं, जैसे तेल की कीमतों में उछाल और उस पर लग रहा भारी भरकम टैक्स। एक और कारण यह भी है कि बाजार में ढेर सारी मुद्रा तैरने लगी है। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उद्योगों को लगाने के लिए पैसा सुलभ हो और अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़े। लेकिन जब महंगाई बैंक द्वारा तय लक्ष्य के ही पार जाने लगी तब बैंक से ये उम्मीद की जाने लगी कि वो मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रेपो रेट को बढ़ा देगा। लेकिन 6 से 8 अप्रैल तक चली बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक के बाद यही फैसला लिया गया कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। तब विशेषज्ञों ने कहा कि बैंक ने ग्रोथ को तरजीह दे दी। 2 और 4 मई को मौद्रिक नीति कमेटी की एक ऑफ साइकिल मीटिंग बुलाई गई। माने ये मीटिंग नियमित शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। दर्शक जानते ही हैं कि मौद्रिक नीति कमेटी में 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं और 3 बैंक की तरफ से रिजर्व बैंक। इन सब ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। यहां रुककर बेसिस पॉइंट समझा जाए। रिजर्व बैंक पूरे भारतीय बाजार में चलने वाले पैसे के लिए एक नियामक संस्था है। यह रकम लाखों करोड़ों में होती है, इससे भी ऊपर हो सकती है। बैंक द्वारा लिए गए छोटे से छोटे निर्णय का बाजार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए 1% को 100 बेसिस पॉइंट्स में बांट दिया गया है और बैंक इन बेसिस पॉइंट्स में ही दर को बढ़ाता है या घटाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हैं तब आप मोड़ लेने के लिए पूरा स्टीयरिंग नहीं घुमाते, तब आप बेसिस पॉइंट्स में ही हरकत करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी। अब आते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर पर। बैंक आपको कर्ज दे पाता है क्योंकि उसके पास आप जैसे ही जमाकर्ताओं का पैसा जमा है। भारत का कानून कहता है कि बैंक को अपने पास जमा रकम का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना होगा। इस हिस्से को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो और इसे आरबीआई ही तय करता है। आज बैंक ने इसे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। इसके नतीजे में भारतीय बैंकिंग सिस्टम से करीब 87,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। इस पैसे का स्वामित्व संबंधित बैंक के पास ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये आरबीआई के पास रहेगा पैसा, इसलिए इस रकम का इस्तेमाल कर्ज देने के लिए नहीं हो पाएगा। चलते हैं दूसरी सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। वो दिन अब लग गए जब मध्य प्रदेश को एक शांत सूबा माना जाता था। मध्य प्रदेश के सिवनी से आई खबर इसी तरफ इशारा कर रही है। गोमांस के शक में 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला गया, अंग्रेजी में लिंच कर दिया गया। जिन गुंडों पर इस कांड में शामिल होने का आरोप है उनका संबंध कथित रूप से बजरंग दल से बताया जा रहा है। हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 2 और 3 मई की दरमियानी रात की है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने 3 लोगों को मांस ले जाते हुए रोक लिया। इल्जाम लगाया कि ये मांस गाय का है, लेकिन इन लोगों को पुलिस के हवाले करने के बजाय इतना पीटा गया कि 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम हैं धनसा इवनाती और संपत लाल। एक शख्स घायल भी है जिसका इलाज नागपुर में चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों मृतक जिंदा नजर आ रहे हैं। इन लोगों को लाठी लिए लोगों ने घेरा हुआ है। सवाल जवाब करते हुए, गाली देते हुए सुना जा सकता है। पुलिस का दावा है कि पीड़ितों के पास से 10 से 12 किलो मांस मिला है, जिसे लेकर आरोप है कि वो गोमांस है। एफएसएल जांच चल रही है। एक तरफ गोमांस वाली कहानी है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों के भी दावे हैं। दोनों मृतकों के परिवारों का कहना है कि धनसा इवनाती और संपत लाल अपने घरों में सो रहे थे जब आरोपियों ने उन्हें उठा लिया। मौतों की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों ने सिवनी से गुजरने वाले श्रीनगर कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था।
जब जिला मैजिस्ट्रेट और एसपी मौके पर पहुंच गए तब जाकर जाम खुलवाया जा सका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट करके कहा कि सिवनी में बजरंग दल यानी कि आरएसएस के लोगों ने 2 आदिवासियों को पीट कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है और 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इनके नाम हम आपको बता दें: शेर सिंह राठौड़, अजय साहू, वेदांत चौहान, दीपक अवधिया, बसंत रघुवंशी, रघुनंदन रघुवंशी, अंशुल चौरसिया, शिवराज रघुवंशी, रिंकू पाल। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी आज भी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश चल रही है। फरियादी ने तहरीर देते हुए बजरंग दल का नाम लिखवाया है एफआईआर में, लेकिन पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है कि ये लोग किस संगठन से संबंधित हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस घटना पर अफसोस जताया है और कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दोनों पीड़ित परिवारों को 8.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, दोनों को 8.25। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दोनों परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। वैसे स्थानीय अखबारों में इन नौकरियों का विवरण है जो आपको जानना चाहिए, हम बताते चलते हैं। नवभारत की खबर के मुताबिक संपत लाल की बेटी कुमारी सुनीता वट्टी को आदिवासी कन्या आश्रम में और धनसा इवनाती के बेटे जय प्रकाश को विजय पानी हाई स्कूल में दैनिक वेतन भोगी का पद दिया जाएगा, सरकारी नौकरी। मामला आदिवासी समाज और गोमांस के आरोप से जुड़ा है, इसीलिए इस पर राजनीति होती रहेगी, हो भी रही है। लेकिन उससे यह तथ्य बदलेगा नहीं कि 2 लोगों को पीट कर मार डाला गया, तीसरे को अधमरा कर दिया गया। इस रफ्तार से न्याय हो रहा है कि इंस्टेंट नूडल को भी शर्म आ जाए। सोचिएगा कि इंस्टेंट नूडल न्याय से आपका कितना भला हुआ है और कितना हो सकता है, होने वाला है। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है। यहाँ एक 13 साल की बच्ची को अगवा किया गया, उसे मध्य प्रदेश के भोपाल ले जाया गया। 4 लोगों ने बलात्कार किया और फिर वापस लाकर पटक दिया गया। ये बच्ची की मां के लगाए आरोप हैं। आरोप ये भी हैं कि जब ये दलित बच्ची तहरीर देने थाने गई तो वहां एसएचओ ने भी रेप किया। अब एसएचओ साहब को निलंबित कर दिया गया है। अब एफआईआर में भी नामित उन्हें किया गया है। एसएचओ का नाम है तिलकधारी सरोज। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के मुताबिक पुलिस इस बात को भी दिखवा रही है कि जब बच्ची 26 अप्रैल को पहली बार रेप की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तब उसकी तहरीर पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। इस मामले पर भी प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने परिवार से मिलने के बाद पूछा कि क्या अब यूपी में थाने पर भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ऐसे जो फरार हो गए थे तो 3 टीमें पकड़ने के लिए रवाना की गई। ताजा अपडेट है कि पुलिस के हत्थे एसएचओ साहब चढ़ गए हैं। कानपुर जोन मुख्यालय से पूरे थाने को लाइन हाजिर भी किया गया है। मामले की जांच पड़ोसी जिले झांसी के पुलिस अधीक्षक को दी गई है। चौथी और अंतिम सुर्खी महाराष्ट्र से है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चर्चा में आए राणा दंपत्ति को आज जमानत मिल गई, लेकिन ये जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि शाम 5:30 बजे तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। राणा दंपत्ति को 50-50 हजार का बॉन्ड देना पड़ेगा और इतनी ही रकम की श्योरिटी भी देनी होगी। अदालत ने कहा कि दंपत्ति सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही जिन धाराओं में मामला चल रहा है वैसा ही अपराध करेंगे। राणा दंपत्ति मामले पर प्रेस से भी बात नहीं कर पाएंगे। इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो बेल खारिज हो जाएगी। उधर राज ठाकरे अब भी कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजे तो दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने कहा कि आज सुबह 6 बजे से पहले मुंबई में 135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर का प्रयोग हुआ। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पुलिस विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं और बंदोबस्त तैनात कर दिया है। कई जगह एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है।